ऑर्गेनाइजिंग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में और बचा क्या है। आज का वीडियो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो अच्छे से समझना और इससे केस स्टडी आएगा फॉर श्योर। चलो आज का वीडियो शुरू करें। तो आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब व्हाट इज एक्चुअली डेलीगेशन? देखो, एनी मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। मतलब कि एक मैनेजर के पास बहुत सारा वर्कलोड होता है और वो अकेला उस वर्कलोड को पूरा नहीं कर सकता, तो हर मैनेजर अपने काम को फर्दर ट्रांसफर करता है अपने एम्प्लॉइज तक या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स तक। क्योंकि कोई भी मैनेजर क्यों ना हो, ना उसके पास इतना टाइम है और ना उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो सारा काम अकेला कर पाए, तो वो अपने अथॉरिटी को एज वेल एज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ट्रांसफर करके चलता है। क्यों? क्योंकि आपने फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ा है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना और उसके बाद मैचिंग अथॉरिटी ना देना वो भी गलत होगा, और अगर सिर्फ अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उस चीज का भी गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो एक मैनेजर दोनों चीजों को ट्रांसफर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स में और अकाउंटेबल भी होगा, बट अकाउंटेबिलिटी उस तक ही रहती है। यानी कि अगर मेरे को कोई काम मिला है और मैं उस काम को फर्दर डेलीगेट कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आंसरेबिलिटी अभी भी मेरे पास ही रहेगी। अगर वो काम ठीक से नहीं होता तो जवाब अब भी मुझे ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेलीगेशन मीन्स द डाउनवर्ड ट्रांसफर, ध्यान रखना है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ ध्यान रखना है आपने कि मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। अब यहीं पे डाउनवर्ड से ही समझ आ गया था कि एक सुपीरियर जो कि बड़े लेवल पे होगा उससे एक सबॉर्डिनेट को दिया जाएगा जो कि एक छोटे लेवल पे होगा। तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अब जब भी हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो 3 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा होती है। तो डेलीगेशन के कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। सबसे पहला हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होगा? द पावर टू टेक डिसीजंस, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने की जो पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डेलीगेशन के अंदर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसके साथ साथ अथॉरिटी नहीं दी तो काम पूरा होने ही नहीं वाला है। दूसरा एलिमेंट जो आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो आप एक्चुअल काम दे रहे हो वही तो जिम्मेदारी है। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो भी ड्यूटी प्रोवाइड करी गई है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरी जो एलिमेंट आ रहा है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब सिर्फ काम देना सफिशिएंट नहीं है, अल्टीमेटली ये भी देखना होता है कि काम अगर पूरा नहीं हुआ तो कौन किसको अकाउंटेबल होने वाला है। दैट इज द आंसरेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ टास्क। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो आंसरेबल होगा ही होगा और जवाब देगा कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो 3 बेसिक एलिमेंट्स हो रहे हैं डेलीगेशन के। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, मैं अभी साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और हम लोग आए इसके इंपॉर्टेंस के साथ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। मैंने जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इससे अलग भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये बेस्ट 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट? कि एक मैनेजर जब काम को डिवाइड कर देगा तो वो अदर मैटर्स पे भी फोकस कर सकता है, यानी कि अब उसका कंसंट्रेशन मेन एरियाज पे बन सकता है और जो नॉन कोर एरियाज थे या फिर जो एरियाज वो डेलीगेट कर सकता था उसका बर्डन उसने अपने पास से हटा दिया। और मेन पर्पस क्या होता है एक मैनेजर का? कि वो सारे काम को इफेक्टिवली करे। तो डिवीजन ऑफ वर्क से सारा काम एक प्रॉपर मैनर में होगा, उसके साथ साथ जिस एम्प्लॉय को वो काम दिया गया है उसके पास भी एक चांस है खुद को प्रूव करने का, तो वो भी अपना 100% देता है। एज अ रिजल्ट जो काम है वो एक वेल मैनर्ड वे में होता है, प्रॉपर मैनर्ड वे में होता है, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होता है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉइज डेवलपमेंट? अब जो आपका एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है जो उसको आज तक कभी करने को नहीं मिला, जो उसके सुपीरियर का काम था, तो उसको उस काम में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है जो उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसा काम करेगा, कुछ नया काम करेगा, तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स खुल जाते हैं और उसका डेवलपमेंट में वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा वो है एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा
कि उसको एक सुपीरियर के थ्रू सुपीरियर का काम प्रोवाइड करा जा रहा है। एम्प्लॉयज को ऐसा फील होता है कि अगर हमारा सुपीरियर अब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने वाला है तो नेक्स्ट सुपीरियर कौन होगा? यही एम्प्लॉयज होंगे जिनको काम डेलीगेट करा गया है, क्योंकि काम डेलीगेट जब करा जाता है तो इट शोज कि सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो कैपेबल हैं कि वो काम अच्छे से कर सकते हैं, तो उनका मोटिवेशन बूस्ट अप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फोर्थ इज रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डेलीगेशन से मैनेजर का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है और वो अदर मेजर या फिर कोर एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिजल्ट्स मिले। पॉइंट नंबर 5 इज बेटर कोऑर्डिनेशन। अब जब सारा काम प्रॉपर वे में डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। स्पेशलाइजेशन से क्या होगा कि हर काम एक वेल मैनर्ड वे में होगा, प्रॉपर वे में होगा और कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। सबको बहुत क्लियरली डिफाइन करा जाएगा कि आपको क्या क्या काम करना है और कितना अच्छे से परफॉर्म करना है, तो देयर विल बी नो डुप्लीकेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा मेंटेन होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करता है जब हर एस्पेक्ट से या हर एरिया से हमें एक अच्छा काम देखने को मिलता है। अब जब डेलीगेशन होगा तो देयर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, हर एम्प्लॉय अपना 100% देगा और हर एम्प्लॉय को नया सीखने को मिलेगा, एज वेल एज मैनेजर्स की भी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज अ रिजल्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही एक काम अच्छे से होगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा और ये सारी चीज़ें ही किसका हिंट देती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का। एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा ही करेगा और फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो करो। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब इस टॉपिक में मैं दूर करने वाला हूँ बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है कि असल में डेलीगेशन और ये डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें डिफरेंस है क्या। बट उससे भी पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखो भाई, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है या एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मतलब तो मैंने बताया नहीं। तो देखो, सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, मेनली टॉप लेवल। इसका मतलब जो डिसीजन मेकिंग है अगर सारी की सारी सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में है, ना मिडिल लेवल को कोई मौका दिया जाता डिसीजन लेने का और ना लोअर लेवल को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब जहां पर भी ऐसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, रोज डिस्प्यूट होंगे, कोई डिसीजन टाइम से नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है हर छोटी छोटी चीज के लिए परमिशन लेना टॉप लेवल से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो सब इनके हाथ में है। तो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीटली कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब हम पावर्स को, हम डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? एट एवरी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मिडिल लेवल भी करेगा और उसके साथ साथ लोअर लेवल भी करेगा, एज पर अप टू देयर वर्क, एज पर अप टू देयर, जहां तक भी उनकी सीमा है, एक लिमिट है, अपनी लिमिट तक वो डिसीजन मेकिंग अब खुद करेंगे। उन्हें हर चीज के लिए टॉप लेवल पे रिलाय नहीं होना पड़ेगा। उसको क्या बोल देते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये चीज ध्यान रखना कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी गलत हो जाता है, यानी कि अगर आप इंपॉर्टेंट एरियाज भी लोअर लेवल तक पहुंचा दोगे और वहां पे वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है। तो इसका मतलब वी नीड अ मिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मिक्सचर होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। वहां क्या होगा कि जो मेजर डिसीजंस हैं या जो बड़े डिसीजंस हैं, फाइनेंस के हो गए, फ्यूचर प्लानिंग के हो गए, वो सेंट्रलाइज कर दिए जाते हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि लोअर लेवल्स पे, मिडिल पे भी, लोअर पे भी फर्दर बांटे जा सकते हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। तो सबको फायदा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल भी, एम्प्लॉइज को भी जो कि मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं एज वेल एज लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इस पे अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अब सर डेलीगेशन भी तो यही था कि काम को डिवाइड करना,
और डिसेंट्रलाइजेशन भी यही है, काम को डिवाइड करना। मैंने बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर दिया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, कि डेलीगेशन को पकड़ो और थोड़ा सा और आगे ले जाओ, थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो नाम में ही है ना कि अगर ये छोटा सा वर्ड है इसको और बड़ा कर दो तो ये डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है, यानी कि इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल क्या, देखो डेलीगेशन में दो पार्टीज होती हैं, एक सुपीरियर जो अपना काम किसको देता है, एक सबऑर्डिनेट को, यानी कि इसने वर्क पास ऑन करा इसको, अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मिडल को भी देता है, लोअर को भी देता है, और इसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम दिया जाता है, यानी यहाँ पे अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। तो देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया और डेलीगेशन में दो ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। आई होप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अब डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या रोल प्ले करता है डिसेंट्रलाइजेशन, अगर होगा तो क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब अब जब हमारे सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग का चांस मिलेगा, उन्हें मौका मिलेगा कि वो भी अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं, तो उनके अंदर से एक इनिशिएटिव निकल के आएगा, उनके अंदर से एक अच्छी चीज निकल के आएगी कि हाँ हमारे में भी वो टैलेंट है, हम लोग भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और वो आगे बढ़ के अच्छे डिसीजंस लेंगे। तो एक इनिशिएटिव डेवलप होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्दर मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप होगा कि अगर इन फ्यूचर हमें अच्छे मैनेजर्स की नीड होगी तो हमारे सबऑर्डिनेट्स ऑलरेडी वो डिसीजंस ले चुके होंगे, तो उन्हें काम सीखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बहुत अच्छा मैनेजरियल टैलेंट हमारे पास तैयार होगा। यही सेकंड पॉइंट है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर फ्यूचर। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब आप खुद सोचो कि अगर लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेना है और टॉप लेवल तक जाना है तो फिर स्केलर चेन से चलेगा ना, कि लोअर लेवल मिडल से पूछेगा, मिडल टॉप से पूछेगा, फिर टॉप रिप्लाई करेगा मिडल को, मिडल फिर रिप्लाई करेगा लोअर को, भाई इसी में घूमे रह जाएंगे और डिसीजन मेकिंग तो हो गया बस जरूर। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो ये लोग डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डिसीजन एकदम क्विक होने वाले हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस हो जाएंगे और हम लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी को अर्ली ग्रैब कर पाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो सबसे पहले फायदा उठाएगा वही जीतने वाला है। नंबर 4 इज रिड्यूस्ड वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजर। ये भी हमने डेलीगेशन में भी पढ़ा था, यहाँ भी है कि जब हम काम को डिवाइड कर देंगे, जो टॉप मैनेजर्स हैं वो और ज्यादा अपनी प्लानिंग पे फोकस कर सकते हैं रादर देन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मिडल और लोअर कर लेगा ना, ये लोग की एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, ये और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं काम को डिवाइड करके और मेजर डिसीजंस पे अच्छे से सोच समझ के विचार कर सकते हैं। लास्ट, प्रमोट्स क्रिएटिविटी। अब आप खुद सोचो कि अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो क्वेश्चंस भी बस 40 टाइप के ही होंगे, बट अगर 50 हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, 100 हैं तो और बढ़ जाएंगे। तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप बढ़ जाता है। अब अगर हम काम को डिवाइड करेंगे, प्लानिंग सपोज पहले कुछ 10 लोग कर रहे थे, अब अगर 50 करेंगे तो कुछ नया आइडिया आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इनोवेशंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेस्ट वे टू प्रमोट क्रिएटिविटी। अगर आपको कुछ नया देखना है तो काम को डिसेंट्रलाइज कर दो, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिल जाएगा। तो हमने अपना डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना और हाँ शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो पाए रिकवर हूँ और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना जैसे आप बना रहे हो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा टॉपिक बचा चैप्टर में, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लव एंड सपोर्ट गाइज। मिलते हैं कल, आप स्क्रीनशॉट लो, हम मिलते हैं आपको कल।